मनवीर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में नहीं थे आप? कल वाली क्लास में? सर वो मुझे पता नहीं लगा था। अच्छा, मालूम नहीं चल पाया आपको? यस सर, मुझे चलिए। लगा कल संडे है शायद नहीं होगी क्लास तो। और बताइए कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई? सर ठीक चल रही है अभी तो। ठीक चल रही है। थोड़ी मतलब प्रैक्टिस वगैरह भी कम हो रही है, अभी एग्जाम वगैरह होके हटे हैं ना, अभी शुरू करूंगा। अच्छा, वो मैंने एक असाइनमेंट दिलवाया था और एक टेस्ट, वो दिया था आपने क्या अब तक? सर वो वो अभी ओपन नहीं हो रहा ऐप में, मैं अभी ट्राई कर रहा था। अच्छा अच्छा, उसको एक बार देखिएगा, ठीक है ना? असाइनमेंट जो है वो भी, यस सर। और इसको भी आप देखिएगा, क्योंकि देखिए अभी तो हाफ ईयरली तो आपके एमसीक्यू से निपट जाते हैं, लेकिन यस सर। आगे तो जाके आपको काफी मेहनत करनी है। ये तो शुक्र है कि यस सर। सिलेबस हमारा हाफ हो गया है। हाँ जी सर। सर एक जो अभी आप चैप्टर करवा रहे थे सर, ये वाला थोड़ा एक दोबारा करवा दोगे क्योंकि स्टार्टिंग का किया नहीं था ना, तो भी मतलब कुछ खास समझ अच्छा, नहीं आया। डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं किया आपने ना? वो सर मिस हो गई थी ना क्लासेस अच्छा अच्छा। एग्जाम्स के कारण। या फिर वीडियो सेंड कर दो, मतलब वीडियोस कैसे आपके भी। पास नहीं है क्या? सर मुझे मिल ही नहीं रही। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको पर्सनली सेंड करवाता हूँ। ओके ठीक सर। है। वीडियोस में ये क्या है ना कि जैसे मैं तो अभी भी बताऊंगा तो थोड़ा ऊपर ऊपर, वीडियोस में आप यस सर। जीरो जीरो से लेके सारी चीजें आप देखते चलेंगे अपनी स्पीड के हिसाब से। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। तो हम लोग ना आज एक्चुअल में एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करने के बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यस करवाया था सर। कल, और एमसीक्यूज आ गए। तो ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे जिसका आंसर हमारा सही नहीं आ रहा था। तो इवन इसमें क्या है कि हम जब कर रहे थे इसको ना, तो इसमें एमसीक्यू की जो ऑप्शन है ना वो मिस्टेक है इसमें। ओके सर। तो आज भी हम लोग एमसीक्यू पे चलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग टच करने वाले हैं। ओके सर। जी, आइए। तो स्पर्श, आपने यस सर। बेटा ये क्वेश्चन ट्राई किया था क्या दोबारा आपने? सर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था तो इसलिए नहीं किया था ट्राई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं इसको आपको स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई इसका तो जो ऑप्शन है गलत है, लेकिन मेथड मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना था इसको। ठीक है, तो आज भी हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये रहा। यहाँ से हम लोग चलते हैं बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमसे ये सब क्वेश्चन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इसको देखते हैं। और था हमारे पास एक तो ये था, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। तो इसको आप देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक बातें पूछी गई हैं आपसे, बहुत ही बेसिक। इन्होंने ये बोला है आपसे कि what will be the percentage of depreciation under straight line method under in the following cases? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट होगा? मैं आपको देखिए इस एमसीक्यू के दौरान आप रिवाइज भी कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। जी, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमें क्या होता है कि जब भी परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है बेटा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें दो चीजें चाहिए, एक एनुअल डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, एक कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, उसमें क्या है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन में हमें ये दो चीजें चाहिए, एनुअल डेप्रिसिएशन और चाहिए बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट तो है, लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है। ठीक है सर, एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं है तो क्या करेंगे? फिर बेटा मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन का आपको फॉर्मूला बताया था, एनुअल डेप्रिसिएशन। अच्छा सर, क्या था
बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये था कि जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है, जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, उसमें आप माइनस कर दे स्क्रैप वैल्यू को, और बच्चे इसे डिवाइड कर दे लाइफ यानी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, उसमें एनुअल डेप्रिसिएशन हमें निकालना है और उसके बाद सीधा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन पे आ जाना है। तो पहले स्टेप से एनुअल डेप्रिसिएशन, तो एनुअल डेप्रिसिएशन के हिसाब से कॉस्ट लिख लेते हैं हम लोग। कॉस्ट है बेटा हमारे पास 1,50,000 और सेल्वेज वैल्यू है इसमें 15,000। सेल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू को कहते हैं, और एस्टिमेटेड लाइफ है 9 इयर्स। सर इसमें एक और वैल्यू गिवन है और वो है रिपेयर्स की वैल्यू। ठीक है, इसमें एक और जो वैल्यू है बेटा वो रिपेयर्स की वैल्यू है। अगर रिपेयर आपने फर्स्ट ईयर में यूज करने से पहले किया हुआ होता तो आपके कॉस्ट में हम ऐड कर देते, लेकिन आपने जो रिपेयर किया है वो सेकंड ईयर में किया है। यूज करने के बाद अगर कोई रिपेयर करते हैं, कोई और एक्सपेंस करते हैं, तो वो एसेट्स की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। और यूज करने से पहले पहले कोई से भी अगर एक्सपेंस होता है, किसी भी टाइप का एक्सपेंस होता है, तो वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो बेटा ये यूज करने के बाद, इस मशीन को अगर हमने यूज में लाए उसके बाद हमने जाके इसको रिपेयर करवाया, तो वो इसके कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इस वजह से हमने रिपेयर को नहीं लिया, इसको डिवाइड करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा। मैं यहीं पे कैलकुलेट करके इसको निकाल लेता हूं, एक मिनट। एनुअल डेप्रिसिएशन में निकालता हूं। हमारे पास है एनुअल डेप्रिसिएशन में 15,000। एक मिनट बच्चे, जी ये मैंने आपके सामने ये भी रख दिया, चलिए ये भी देखते हैं। ये लीजिए, हाँ। तो मैंने क्या करा बेटा, ये 1,50,000 जी, 1,50,000 वैल्यू है, माइनस का 15 कर देते हैं हम लोग, माइनस का 15,000, और जो आएगा बेटा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, जो आएगा उसे हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है बेटा 9, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर जी आंसर 10% आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने क्या बताया पहले, 1,50,000 आप करेंगे, फिर आप बेटा इसको माइनस कर देंगे, और जो हम लोग माइनस करेंगे वो वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू 15,000 है, माइनस कर दिया, 1,35,000 है। अगर 1,35,000 जो है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे, और वो 9 से डिवाइड करेंगे बेटा, वो होगा हमारे 9 से डिवाइड, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करने के बाद जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक मिनट रुके। यहाँ पे आते हैं हम लोग सबसे पहले कि डिवाइड करा कितना आ रहा है बेटा, इसको डिवाइड करने पे 15,000। यस सर। 15,000। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के फॉर्मूले के पास आ जाना है। ऐसे ये परसेंटेज बोला उसने कैलकुलेट करने के लिए। हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट था बेटा 1,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 15% डेप्रिसिएशन, 10% आ गया बेटा। कितना परसेंट आ गया, 10%। ये बहुत स्टार्टिंग में हमने पहली क्लास में हमने पढ़ा था, फिर से हमें रिवाइज भी हो गया। तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो आपको सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, उसके बाद जाते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन में। ठीक है जी, बताइए चेतना बेटा, आपने क्वेश्चन देखा पूरा जब मैं करवा रहा था?
नो सर, लास्ट में से देखा। अच्छा, ये मैंने ये आपको एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पे है, वो आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक, उसमें एक क्वेश्चन ने पूछा गया है कि भैया आप परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए, डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट चार्ज हो रहा है एज पर स्ट्रीट लाइन मेथड के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन का जब परसेंटेज निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये दो वैल्यू आपको चाहिए होता है, तब आपका परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है। इस क्वेश्चन में आप देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन आपके सामने नहीं है, आपके पास पहली लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट है, दूसरी लाइन में सैल्वेज वैल्यू है, तीसरी लाइन में रिपेयर है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपके सामने है, तो चलिए बहुत बढ़िया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो हमने लिख लिया बेटा 1,50,000, स्क्रैप वैल्यू है 15,000 जिसको यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू के नाम से लिखा गया है, तो आपने वो 15,000 लिखा, और जो लाइफ है एस्टिमेटेड लाइफ उसको डिवाइड कर दिया हमने बेटा 9 से, तो ये वैल्यू आ जाती है 15,000। ये जो है हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है। सवाल यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपने ले लिया, सेकंड लाइन आपने लिया, थर्ड लाइन में जो रिपेयर था वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि जितने भी एसेट्स आप परचेज करेंगे उसे यूज करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस आपने किए होंगे उन एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देंगे, लेकिन यूज करने के बाद जो एक्सपेंसेस किए होंगे उसको ऐड नहीं करेंगे। तो रिपेयर का एक्सपेंस सेकंड ईयर में हुआ है और इसका यूज करने के बाद एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए। 15 आया, इसी 15 को इस फॉर्मूले में रख दिया, डिवाइडेड बाय 1,50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 10%, जो कि इसका आंसर है हमारे पास सी में 10%। तहा बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए जी, ये हमने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है सर। ये लीजिए जी, ये है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये आप क्वेश्चन इसको देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में काफी बड़ा है, समझना है आपको, इसमें कोई अकाउंट वगैरह थोड़ी ना हमें बनाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए लिमिटेड परचेज द मशीन ₹1 January 2020 for ₹1,20,000 and installation expenses were ₹30,000, residual value 5 years 5,000। अब यहाँ तक की जो बातें आप देख रहे हैं ये 1 जनवरी की बातें उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। फिर कहते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, रेसिडुअल वैल्यू है, और 1 जुलाई में एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर वर इनकर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। अब देखिए जो आपने परचेज किया उसकी रेट क्या थी 1 जनवरी की, और आप जो रिपेयर पे एक्सपेंस कर रहे हो उसकी रेट क्या है जुलाई की। तो बेटा ये जुलाई की जो है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूज के लिए हम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो जिस दिन हमने परचेज किया उसके दिन से ही हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, और इंस्टॉल वगैरह हो गया था तो हमने उसी दिन से यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अगर एक्सपेंस ये पहले क्या हो जाता है 1 जनवरी में होता तो ये कॉस्ट में ऐड कर देते, लेकिन एक्सपेंस को हमने जुलाई में किया है। ये एक्सपेंस है 2,000 का, जिसको हमें कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम अंडर द वैल्यू ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। टोटल डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकंड ईयर, कह रहे 2 साल गुजर जाने से आप ये बता दीजिए इनके अब तक हमने कितना डेप्रिसिएशन इसका चार्ज कर लिया। टोटल डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करके बताना है, तो आप मेरे को ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन है 10%। जब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन होता है 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ये हमारा, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको हमेशा डेप्रिसिएशन को कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पे। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्क्रैप माइनस कर दीजिए, रेसिडुअल वैल्यू को डिवाइड कीजिए, वो करने की जरूरत नहीं। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके सामने दे रखा है तो डायरेक्ट इसी से इस पे कैलकुलेट हर साल का करते जाएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने बोला 2 साल। अच्छा, बुक्स क्लोज किस हिसाब से होगा वो आपको दिमाग में रखना है कि बुक्स सर किस हिसाब से इसमें क्लोज करेंगे। ठीक है जी।
आइए जी, तो सबसे पहले हमारे पास है मशीन की कॉस्ट निकाला जाए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। बेटा ध्यान दीजिएगा, वैल्यू है बेटा 1,20,000 और बच्चे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 30,000 रुपए। ठीक है जी, वैल्यू कितना है जी? वैल्यू जो है वो है 1,20,000 और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 30,000 रुपए। एक मिनट, बच्चे। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,20,000 और इसके जो ये आ गया हमारा 30,000, तो टोटल वैल्यू कितना आया? ये हो गया जी 1,50,000। कितना हो गया सर? ये 1,50,000 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि सर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ध्यान से आप समझेंगे, जनवरी में हमने लिया था इसको और हम लोग डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट करेंगे, सेकंड ईयर के बाद टोटल बताना है। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे बेटा फर्स्ट ईयर की क्या होगी। कॉस्ट है 1,50,000, डेप्रिसिएशन है 10%। जनवरी में हमने परचेज किया है तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बेटा। क्या ये सही कर रहा हूं मैं? ये बात आपको समझ में आई? ये क्लियर है सभी को? पहले ये बताइए मुझे, ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर क्लियर है। फिर डेप्रिसिएशन में सेकंड ईयर का निकालूंगा भाई, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। जी मनवीर को भी क्लियर है, ओके। बच्ची चेतना आप भी बताया करें, ठीक है। इसको 3/12 करके हमने इसका वैल्यूएशन, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है जी। सर आंसर 28,500 है। 28,500, हाँ ऐसे कुछ होना चाहिए। मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ, एक मिनट रुक जाए। पहले हम आते हैं इसकी वैल्यू कितना आ रहा है। ये वाला डेप्रिसिएशन आपने किया 1,50,000, फिर इसको हमने 3/12 कर दिया, यह बेटा 3,750। सही है। ये सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, ध्यान रखेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का कहना होता है कि बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ये कॉस्ट है फर्स्ट ईयर की। सेकंड ईयर में जब ये 1,50,000 में से ये डेप्रिसिएशन हम 3,750 को माइनस कर देंगे, 3,750 को हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका हम लोग डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो आइए, ये है 1,50,000, टेन %, 1,50,000 टोटल इसकी वैल्यू थी। उसमें से हमने क्या करा है सर, इसको हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लिया जी। स्पर्श ऐसे ही किया आपने? यस सर। कितना आया बेटा बताओ? ये सही निकाला मैंने? यस सर। सर बस मैंने फुल ईयर का निकाल दिया था गलती से। नहीं, गलती क्यों बोला आपने इसको, मतलब? सर मैंने मतलब 3/12 नहीं किया था ये मल्टीप्लाई में। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि यहाँ पे हाफ ईयर का निकालना है या फुल ईयर का निकालना है, ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन ने? नो सर। नहीं बोला। तो देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब 1 जनवरी में कोई भी एसेट्स परचेज किया गया, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हमें ये बोला गया है कि भाई बुक्स क्लोज हो। तो बेटा इन्होंने बुक्स क्लोज की कोई डेट नहीं दे रखी है, दे रखी है आपके सामने क्या? नो सर नहीं दी हुई। नहीं दी है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि सेकंड ईयर 2 साल गुजर जाने के बाद आपको डेप्रिसिएशन बताना, उन्होंने नहीं बोला। तो आपका इसी बात का ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे थे भाई, यहाँ पे तो आप फुल ईयर का निकालेंगे 15,000 का। क्यों? कि सर हम बुक क्लोज जो है, हम जनवरी में है तो हम मान लेते हैं दिसंबर में बुक्स क्लोज हो रहा है।
ओके सर। ठीक है, क्यों क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया ना, उन्होंने बोला 2 साल का बता दीजिए, 2 साल का टोटल डेप्रिसिएशन। अगर बुक्स क्लोज बताया होता तो मैं मार्च लेके चला जाता। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी चीज को आपने क्या करना है, जो आपने किया 15 वो इत्तेफाक से हुआ, लेकिन तरीका वही है, ऐसे नहीं करना। फिर क्या करना है बेटा, इस 15 को आपने यहाँ से माइनस करना है। तो कितना बचेगा जी, 135। 135 का आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, 10%। तो ये आएगा बेटा 13,500। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। पहले हमने 3/12 किया क्योंकि आप सभी लोगों को ये लगा कि भाई जनवरी में परचेज है तो मार्च में बुक्स क्लोज होता है। बिल्कुल सही लगा है आपको, लेकिन बेटा यहाँ पे बुक्स क्लोज करने का कोई डेट नहीं गिवन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूरे साल का कैलकुलेट कर देना। हमें तो बुक्स क्लोज का है ही नहीं, उन्होंने बताया नहीं ऐसा। ठीक है, अब बताइए बात समझ में आई। तो उन्होंने बोला 2 सालों में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो इसको टोटल करा हमने, कितना हो गया बेटा 18,000। 28,500। अच्छा 28,500। ये इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकल, बस इतना ही से। ये जो क्वेश्चन में गलती होती है बस यहीं से होती है। ये 3/12 हमने नहीं करना। क्यों नहीं करना सर, बुक्स क्लोज की डेट हमें नहीं दी हुई है, सिर्फ इस वजह से नहीं करना है। बताइए चेतना, ताहा, मनवीर, बेटा आप लोग भी बता दे अपनी प्रॉब्लम्स। क्लियर है ये बात? यस सर क्लियर। ठीक है बेटा, अब आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ओके जी, ये लीजिए। व्हाट इज द रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कितना % रेट चार्ज किया जाता है, कितना % डेप्रिसिएशन लगाया जाता है जनरली? सर नॉट फिक्स्ड। 10% नहीं होता जनरली सर वो तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं वैसे। जी, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं लेकिन कोई फिक्स्ड नहीं है। तो इसमें जो है आपका डी पॉइंट होगा बेटा, इसमें फिक्स नहीं है कुछ भी कि किस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन कितना % लगाया जाएगा। कोई रेट डेप्रिसिएशन का फिक्स नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स ने फिक्स कर रखा है, पता है आपको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि देखो आपने तो अपने हिसाब से कंप्यूटर पे, बिल्डिंग पे, मशीन पे जिस पे डेप्रिसिएशन लगाना था लगाया, आपके रूल्स है, आप अपने हिसाब से फॉलो करो। लेकिन उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पूरा चार्ट दे रखा है कि जब हमारे लिए इनकम स्टेटमेंट बना के लाओगे ना, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे वो हमारे हिसाब से कैलकुलेट करना। जैसे कंप्यूटर वगैरह है, लैपटॉप वगैरह, तो उसमें 50% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो वो वहां पे है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा कहीं पे कुछ नहीं कहा गया है बेटा। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2020। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए बुक्स क्लोज दे रखा है, लास्ट में ध्यान से पढ़िएगा बेटा। तो यहाँ लिख रखा है कि अंबुजा सीमेंट परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर ₹1,20,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 एंड इट्स रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 10 years इज 5,000। तो आपको मशीन की परचेज बता दी, उस पे जो खर्चे हुए वो भी बता दिए, स्क्रैप वैल्यू है बेटा वो भी बता दिया, और 10 साल के बाद का 10 साल की उसकी लाइफ है, ये आपको हिंट दे दिया उन्होंने। अब आते हैं 1 मार्च में उन्होंने कुछ खर्च किए हैं 2,000 तक के। मुझे आप तहा ये बता दीजिए, ये 2,000 रुपए जो एक्सपेंस है, ये 2,000 रुपए मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? क्या आवाज सर, आपकी आवाज कट रही थी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2,000 रुपए एक्सपेंस किए गए हैं मशीन की कॉस्ट में बेटा, हम लोग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। जी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वेरी गुड। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई हमने जो एसेट्स परचेज किया होता है और उस दिन के बाद अगर हमने उसे यूज में लेके आ गए तो उसके बाद कोई भी एक्सपेंस करेंगे आप उसको ऐड नहीं करेंगे। तो इंस्टॉलेशन की डेट भी हम ये मान के चल रहे हैं जो परचेज की डेट है वही है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगा? तो बेटा ये 1,20,000 प्लस 10,000, ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। टोटल हो गया जी 1,30,000। ओके सर,
अब आइए मार्च की फिर स्क्रैप वैल्यू मार्च और आगे आगे चलते चलिए। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, बुक्स आर क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा, आप सभी लोग निकालिए। एनुअल डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है तो उसी मेथड से निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा। ये क्या होता है, कॉस्ट आएगा इसमें, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सर कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,30,000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लो बेटा। सर स्क्रैप वैल्यू कितनी लिख दें बेटा? स्क्रैप वैल्यू आप ऐसा करो कि आप लिख दो स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपए। अच्छा सर, सर एस्टिमेटेड लाइफ क्या लिखें सर? बेटा 10 लिख दो, 10 इयर्स। तो सर इस हिसाब से तो डेप्रिसिएशन हमारा ये आ गया। सर 12500। यहाँ पे जो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 12500, यही आया। यस सर। बाकी लोग भी थोड़ा सा बता दे बेटा क्या आ रहा है आप लोगों का। मनवीर क्या कर रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल सही मनवीर। तहा, चेतना बेटा आप भी बताओ। सर सेम है। सेम है, यस। ओके सेम है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं, सबका सेम आ गया। मैंने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला बुक्स क्लोज भी देखना। तो देखिए भैया, हमने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2020 में और बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। तो क्या पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन हम इस साल निकालेंगे बेटा? नो सर। हम एक साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते क्योंकि बुक्स क्लोज की डेट गिवन है। इस साल का अगर डेप्रिसिएशन बोल रहा है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप बता दीजिए। तो करंट ईयर 2020 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक चलेगा, बस ये है करंट ईयर हमारा। और ये इसमें कितने मंथ होते हैं बेटा? सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो सर 3 मंथ्स का कैसे निकाले बेटा? ये 1 ईयर का है ना, तो इसी को हम लोग करंट ईयर डेप्रिसिएशन कह देंगे और लिखेंगे 12500 और इसको 3/12 कर देंगे। समझे बच्चे? अब बताइए, अब आंसर देखिए क्या आ रहा है आपका। सर 3125। 3125 यस सर। जी। क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर क्लियर है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने बोला होता एनुअल डेप्रिसिएशन हम लिख देते सर, लेकिन वो परचेज डेट अगर अप्रैल की होती तब यही होता, और 1 जनवरी है इसलिए ये आ रहा है 3125 3125। ठीक है सर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है ना? यस सर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, देखते हैं कि आप लोग सॉल्व कर पाते कि नहीं, या समझ में आता है कि नहीं। पहले ये लीजिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और कैसे करेंगे बस इतनी सी बात आपको बतानी है, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। हो पाएगा?
जी बेटा, बता सकते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे? सर ये 49130 बाद की बुक वैल्यू है या फिर डेप्रिसिएशन के बाद डेप्रिसिएशन है? ये बुक वैल्यू है, ठीक है, 3 साल डेप्रिसिएशन 3 साल लगने के बाद की। देखिए मेरी बात को अच्छे से बहुत ध्यान से समझेंगे, और ये देखिए कि जो भी कॉस्ट होता है बेटा, जो भी कॉस्ट होती है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उसके बाद ये बुक वैल्यू आ जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर जो बच जाता है बेटा उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, फिर जो बच जाता है उसको भी क्या कह देते हैं सर, बुक वैल्यू। तो ये 1 साल 2 साल 3 साल के डेप्रिसिएशन लग चुका है, और अब इसकी बुक वैल्यू है 49130। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, और डेप्रिसिएशन जो है हर बार 15% कैलकुलेट किया गया है, सर हर तो हम बार इसमें 15%। इसका 15% ऐड कर देंगे। हाँ तो बहुत अच्छी बात, आपने सही बोला, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेप्रिसिएशन है इस पे निकाला गया था, ये डेप्रिसिएशन इस पे निकाला गया है, और ये वाला डेप्रिसिएशन इस पे निकाला गया। आपको क्या करना है बेटा, आपको एक एक स्टेप ऊपर चलना है। यहाँ से पहले आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप यहाँ तक पहुंचेंगे। आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया कि हाँ ऐसी कोई क्वेश्चन क्या है, ये बात समझ में आ गई है? मनवीर, तहा, चेतना, फटाफट बेटा बताए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। पहले सॉल्यूशन सिखा दूंगा मैं आपको। Yes, sir. जी, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू है बेटा, ये 49130, यहाँ पे जो बुक वैल्यू, बहुत अच्छे से देखिएगा, आसान तरीके से हो जाएगा बेटा। ये 49130 जो है, इसमें जो भी वैल्यू रही होगी उसमें कितना परसेंट डिडक्ट कर दिया गया होगा, 15%। 15% माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई, मतलब ये वैल्यू अपने आप में 85% है। ये बात क्लियर है 85% सभी को? यस सर, मतलब पिछली बुक वैल्यू की 85% है। हाँ, इस वाली बुक वैल्यू का 15% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 85%। यस सर। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, इसे अगर 85% से, या तो x लेट द बुक वैल्यू x ले लो, उसमें से 15% माइनस करो और ये निकाल दो। ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस का 15% ऑफ x इज इक्वल टू का 49130, ऐसे करोगे। लेकिन ये नीचे कर बहुत, लो, दिख नहीं रहा। हाँ ये बहुत लंबा होता चला जाएगा। अब क्या तरीका है इसका, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, जो 49 यहाँ से लेता हूँ, जो 49130 है, ये अपने आप में 85% है बेटा। यस सर। तो आपने क्या करना है, 85% से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, 85% से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 85% से आप डिवाइड करेंगे, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं जी। जे टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, 49130। ठीक है जी, सर 57800 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 85 और मल्टीप्लाई बाय 100। एक मिनट जी, फिर से मैं कर लेता हूँ। 49130 डिवाइडेड बाय 85 और मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया बेटा ये? सर मेरा 57800 आया है। 57 आ रहा आपका? Yes, है मेरा भी। पता नहीं कैलकुलेटर में क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए, मैं स्क्रीन पे कैलकुलेटर लेके आता हूँ। पता है, ये लीजिए, क्योंकि यहीं पे आप समझ पाएंगे अच्छे से।
ये है हमारे सामने 49130। अब 49130 को हमने डिवाइड कर दिया जी 85 से और मल्टीप्लाई कर दिया जी 100 से, तो 57800 यही आ रहा है। यस सर। तो एक मिनट इसकी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। 57800। मुझे बताइए ये 57800 इसकी वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक आ गए हम। सर अब हम इसका दोबारा से 85% निकालेंगे। फिर से वही काम करेंगे, डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया बेटा 68,000। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अगेन वही काम करना जी, डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100। सर आंसर 80,000 आएगा। एक मिनट बेटा मैं देख लेता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 80,000, ये 80,000 यहाँ आ गया बेटा। सिंपल, ये कॉस्ट इन्होंने बोला था, अब निकाल लिया हमने कॉस्ट। बात समझ में आई कि नहीं? हमेशा ऐसे करेंगे, बस एक ही बार की दिक्कत है, एक बार आपके ये दिमाग में आ गया, अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए आप कर लोगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, क्या आंसर है इसका बेटा? सर 80,000। 80,000। ठीक है जी। अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। एक मिनट, अब थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन को लाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो एक मिनट रुक जाइए बस। यस, आ गया बच्चे? हाँ जी, इस बार भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स 1,26,000 है, सैल्वेज वैल्यू 6,000 है, यूजफुल लाइफ 6 इयर्स है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी। मैंने ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही करवाया, बस अमाउंट आपका अलग था। ठीक है जी, तो इसका आप निकाल लीजिए। सबसे पहले तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है, मैंने आपको यही बताया था कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमें चाहिए होता है बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तब जाके हमारा परसेंटेज आता है बच्चे। ठीक है, अब ये एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे ये आप देख लीजिए। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बेटा? कॉस्ट माइनस का स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये बात बताइए, आप देख लीजिए। तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन है नहीं, इसलिए हमें पहले ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए इसके हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं। कॉस्ट हमारे पास 1,26,000 है, माइनस का स्क्रैप वैल्यू जो है बेटा वो 6,000 है, जो सैल्वेज वैल्यू है वही स्क्रैप वैल्यू है, तो वो 6,000 है। लाइफ कितनी है बेटा? 6,000। तो 1,26,000 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 1,20,000। 20,000 आएगा आंसर। और डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया जी 20,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन। यस सर जो एनुअल डेप्रिसिएशन है उसको हम यहाँ रख लेते हैं, ये रहा जी 20,000 और कॉस्ट थी बेटा 1,26,000 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आइए जी, 20,000 डिवाइडेड बाई 1,26,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 15.87 आ रहा है बेटा। चेक करिए 15.87% है क्या? और मुझे बताइए, आपको अगर बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे आप बता दें, तो मैं फिर से समझाऊं आपको। यस सर 15.87 आ रहे हैं। 15.87 आ रहा है ना? सर इसके बाद भी काफी लंबा आएगा। हाँ, लेकिन हम इतना ही ले लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे बेटा। किस ठीक है, चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, 1 मिनट। जी,
ये क्या हुआ 6 ये हो तो गया, ये कर चुके ना हम लोग। यस सर, ये कर चुके हैं। अच्छा 6 हो गया, 7 नहीं हुआ है। फिर से नहीं है। जी देखिए ये वाला क्वेश्चन, machine cost rupees 2 lakh is depreciated at 25% per year using written down value method. At the end of 3 years it will be the net book value। क्या होगा 3 सालों के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू बतानी है आपने। अब देखिए मैं इसको दो तरीके से मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। पहला है कि सर ये जो 2 लाख है और इसमें डेप्रिसिएशन आपने माइनस करना है, वो है 25%। क्योंकि यहाँ पे डेट वेट नहीं है तो आप पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का 25% जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख का 25% बेटा 50,000 और ये बचेगा 1,50,000। फिर से डेप्रिसिएशन हम 25% निकालेंगे क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो 1,50,000 पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 25%, ये आया बेटा 37,500। ये आ गया जी 1,12,500। फिर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे जी 25%, $28,125। ये आ गया बेटा 84,375। ये भी हमारी बुक वैल्यू होती है, इसको भी हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बुक वैल्यू कहते हैं। तो ये हमने परसेंटेज निकाला, उसके बाद माइनस करा 50 को, उसके बाद कैलकुलेट करा है। ये प्रोसीजर है हमारा। बताइए ये बात समझ में आ गई? इसमें आंसर तो क्लियर हो गया आपको, बी है 84,375। ये बात समझ में आ गई है सभी को? तो मैं इसके दूसरे तरीके से लेकर चलता हूँ जरा। बताइए बेटा पहले आपको समझ में आया तो? यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर है ना? चलिए चलिए मैं एक और बताता हूँ। वैसे तो कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ नहीं होता है। और चलिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, मशीन की कॉस्ट लिख दी बेटा 2 लाख रुपीस, ठीक है। फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 लाख में से जो पहले साल ये वाली वैल्यू की अगर हम बात करें, ये जो 1.5 लाख कैसे निकल के आएगा, 25% के बाद की वैल्यू है। इसको हम लोग 75% बोल सकते हैं, यानी 0.75%, 75%। जैसे 75% 2 लाख का करेंगे तो 150 आ जाता है। फिर हम 0.75 करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम 0.75 करेंगे तो डायरेक्ट 84,375 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाना चाहूँ तो मैं आपसे बोलूंगा भाई देखो ऐसा है, 2 लाख का आप क्या करो 75% निकाल लो, माइनस नहीं करने पड़ेगा इस बार। और जो भी वैल्यू आएगी फिर से 75% निकाल दो, फिर से 75% निकाल दो। तो 3 साल के बाद की जो वैल्यू होनी चाहिए, 3 डेप्रिसिएशन के बाद की जो वैल्यू होनी चाहिए वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 25 3 75, 25 चौके 100। और ये आप इसको डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई जैसे करना चाहें वैसे करके आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 84,375। बात समझ में आ रही है बेटा? आपको ये लंबा प्रोसेस नहीं, बस ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब आइए एक और क्वेश्चन मैं देख लूं छोटा सा। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स में एक पॉइंट था
कहाँ गया? एक मिनट बेटा जी। अच्छा, मैं ना कुछ बातें इसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ना 2 से 3 बातें रह गई थी, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। 91 एक मिनट रखिएगा जी। तो क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ जी, एक वर्ड जो है हमारे सामने जो है एक टाइप के कई सारे वर्ड है डेप्रिसिएशन में, तो उसमें से 2 वर्ड अभी पहले वर्ड मैं आपको सिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन पे से पहले इसको मैं हटा दूं। ये हो गया जी, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें भी एमसीक्यूज कई सारे बनते हैं। तो पहला वर्ड है बेटा डिप्लेशन, जो कि ये सारे वर्ड डेप्रिसिएशन की जगह पे जनरली यूज होते हैं, ठीक है। एक वर्ड है बेटा अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और आप जैसे कि डेप्रिसिएशन तो जानते ही हैं, लेकिन ये देखने में एक जैसे ही है, इसे यूज किया जाता है, काउंटिंग एक जैसी करी जाती है, लेकिन तीनों में डिफरेंस भी है। ऑब्सोलेशन तो पता ही है, लेकिन अभी हम इसकी बात करें। 3 चीजें आपके सामने, एक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन। तीनों में यही मतलब होता है, किसी चीज को इस्तेमाल करने से जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसे कहते हैं। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जो खासियत है इसकी वो क्या है। देखिए, जो अमोर्टाइजेशन है बेटा, वो कहते हैं जो भी इंटेंजिबल एसेट्स था। क्या चीज भाई? जो भी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स है हमारी, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे बेटा, जैसे गुडविल, नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट होता है, लेकिन इंटेंजिबल में है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, इनकी वैल्यू में अगर गिरावट आती है, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है ना बेटा, जैसे आपने कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है, तो एक लिमिटेड लाइफ है, 5 साल 10 साल जो भी आपने लिया होता है, एक्सपायरी डेट होती है उसकी भी, ठीक है। अब जो भी है, अब इसकी वैल्यू जब डिक्रीज हो रही होती है तो अमोर्टाइजेशन हम लोग कहते क्या है? अमोर्टाइजेशन वर्ड जब हम बोलेंगे, जैसे वैल्यू डिक्रीज होने को डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन अगर अमोर्टाइजेशन वर्ड कहीं पे लिख दिया गया, इसका मतलब कि वैल्यू डिक्रीज तो हुई है, लेकिन वो डिक्रीज किस चीज की हुई है बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को जब डिक्रीज करते हैं तो उसे हम लोग अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स कहते हैं, या फिर आप अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स, इसको हम लोग रिटर्न ऑफ भी शॉर्ट में कहते हैं कि रिटर्न ऑफ, इसकी वैल्यू हमने खत्म कर दी है, कम हो गई है, ठीक है जी। तो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड सॉफ्टवेयर्स। अब दूसरा वर्ड है डिप्लेशन। डिप्लेशन कहाँ पे आता है बेटा? डिप्लेशन वर्ड यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज की जब वैल्यू कम होती है, जैसे क्या होता है कि भाई कोयले की माइंस हैं, कोयले की माइंस जो होती हैं उस पे ना आपको 5 साल 10 साल के लिए आपको एक वो मिलता है, लीज पे मिल जाता है कि भाई आप इतना कोयला निकालिए और आप 50 लाख रुपए हमें दीजिए और आप 5 साल तक 50,000 टन जो है कोयला निकाल सकते हैं। ये हो गया। तो एक उसमें 3-4 चीजें हो गई कि भाई आपने जो वैल्यू जो आपने पेमेंट करा है, मान लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए पेमेंट करी, और आपको इसके साथ कोयला जो लिमिटेशन आपको मिल गया है वो मिल गया है 20 टन, 20 मैट्रिक टन आपका विड्रॉवल है। अब कितने साल में निकालना है जी? 5 इयर्स में। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपके साल कम होते जाएंगे और आपने प्रोडक्शन जो भी आपने विड्रॉ भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये 20 लाख का इस्तेमाल हो रहा है हर साल। पहले साल में 20 लाख का इस्तेमाल नहीं होगा। ये 20 लाख कम से कम कितने साल चलेगा बेटा? 5 साल चलेगा। और उसमें कितना निकल गया, कितना बेनिफिट मिलेगा? 20। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में भी जब आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज के क्या कहते हैं लीगल राइट्स ले लेते हैं तो वो भी आपके लिए एसेट्स है, और वो एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन उस डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन बोलते हैं। जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बेटा उस पे भी डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एक मिनट जी। सर जो हमारी लैंड होती है वो भी फिर डिप्लीशन में आएगी? नहीं नहीं नहीं, लैंड
पे डेप्रिसिएशन तो लगता ही नहीं है, क्योंकि उसमें एस्टिमेटेड लाइफ नहीं है। यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको, जनरली ऐसे ही होता है कि कोयले की खान है या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए तेल निकालने के लिए आपको गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया वो जगह कि आप निकालिए, लेकिन 5 से 10 साल आप निकालेंगे, उसके बाद हमारा वो प्रॉपर्टी हम किसी और को वो हैंड ओवर करेंगे 5-10 साल के लिए, ठीक है बेटा। तो ये डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्स के लिए यूज करेंगे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए करेंगे, और डेप्रिसिएशन जो आपके फिक्स एसेट्स थे, जो आपके फिक्स एसेट्स थे जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, उसके लिए आप करेंगे इसका इस्तेमाल। समझ में आई? ये 3 चीजें, 2 बताई मैंने, 3 बता दी। डेप्रिसिएशन तो आप जानते ही हैं, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन बता दी। एक वर्ड मैंने आपको लिया था, आपको याद होगा डेप्रिसिएशन के दौरान मैंने आपको डेफिनेशन जब बता रहा था, डिक्रीज इन द वैल्यू, उसके कुछ काउजेज में मैंने एक वर्ड आपके सामने रखा था, ऑब्सोलेशंस एक वर्ड रखा था, ठीक है। तो वो ऑब्सोलेशन वर्ड क्या होता था कि मार्केट में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से कोई चेंजेस आ रहा है, किसी चीज के एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लोग ऑब्सोलेशंस भी कहते हैं। तो ठीक है, ये 3 चीजों पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 3 पॉइंट आपके रह रहे थे, इसको मैंने क्लियर करा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता था, 1 मिनट के लिए बताइएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताइए बेटा, दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन है द टर्म 9, the term is used in the context of extraction of natural resources। जब natural resources को हम निकालते हैं तो उसके लिए कोई term यूज किया जाता है, वो natural resources मतलब है mines, quarries, etc. वहां से निकालना। that reduce the availability of the quantity of the material or assets, जो भी quantity और ये material हमारा है उसकी availability धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या वो अमोर्टाइजेशन है, डिप्लेशन है या डेप्रिसिएशन है? क्या है बेटा? डिप्लेशन है, ठीक है ना? यस सर। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डिक्लाइन इन द वैल्यू एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज, कि जो फिक्स एसेट्स है बेटा वो उस एक, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ जी। तो फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है उसको आप टेक्निकली क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेशंस बोलेंगे, डेप्रिसिएशंस बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको बता दिया था डिप्लेशन वर्ड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑब्सोलेशंस कहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए सर 7th का क्या आंसर होगा? 7th ये वाला। यस सर। डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंसेस? नहीं जी, कैश एक्सपेंसेस नहीं है। देखिए, आपने मशीन खरीद ली 2 लाख रुपए की, उस मशीन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, हर बार उसकी वैल्यू 5000 जा रहा है, तो क्या वो 5000 रुपए आपके पॉकेट से भी जा रहा है क्या? नहीं, वो तो वन टाइम एक बार जा चुका है, ठीक है। तो ये है हमारे लिए फॉल्स बेटा, नॉन कैश आइटम होता है डेप्रिसिएशन हमारे लिए, ओके सर। ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारे लिए क्या होता है बेटा? वो नॉन कैश आइटम्स होते हैं। अब सही दिखेंगे आपको जी। Secondary depreciation means decline in the value of fixed assets due to, सेकंड वाला बता सकते हैं? Depreciation means decline in the value of fixed assets due to uses of assets, obsolescence, all of these, है ना? ठीक है जी। थर्ड है बेटा, depreciation is being charged against profit, is debited to income statement और statement of profit and loss। कह रहे डेप्रिसिएशन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी ये नुकसान है। हम ये बोल के नहीं निकल सकते कि भाई साहब देखो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। देखिए, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे अब आपके फादर हैं, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी तब भी देंगे, जैसे हमारी फीस है, मान लेते हैं कि वो तो हमें तब भी देंगे चाहे उनकी इनकम हो या ना हो, तो हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आपके पॉकेट मनी की बात करते हैं, दादा दादी के ऊपर खर्च हो रहे हैं और भी घर में छोटे मोटे खर्चे, वो डिपेंड करता है
अर्निंग नहीं है तो घर वाले बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी रहने दो, ये काम हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन क्या लगता है आपको, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है जी। क्या ये सही बात है या गलत है, क्या कहते हैं आप? सर ट्रू। ट्रू है जी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सिर्फ डेफिनेशन आपको पढ़ना है, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो आईसीआई बनाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाया है उन्होंने कि किस हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है। जैसे रोड पे चलने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, उसी तरीके से रूल रेगुलेशन यहाँ पे है। तो ये रूल रेगुलेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर चीज के हैं, जैसे फिक्स एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप, इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज से पैसे जब आएंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप, इन सबके रूल्स बने हुए हैं। तकरीबन 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं, जिसमें से एक डेप्रिसिएशन के बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। आपने पढ़ा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा बस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 6 है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई आपको? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन को डिफाइन करता है। जी जी जी, डिफाइन करता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, किन किन चीजों पे डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे, किस चीज पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ये सारी जितनी बातें मैं आज आपको पढ़ाया हूं अब तक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जो आप इस बुक में पढ़ रहे हैं, वो सारी बातें कहाँ बताई गई हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताई गई हैं। उसी को इन्होंने क्या कर रखा है, अपने एक चैप्टर बना के उसके ऊपर कुछ बातों को लिख दिया गया है बस, किस किस टाइप के डेप्रिसिएशन होंगे, ठीक है। सारी बातों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही डिफाइन करता है बेटा, ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा जी। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, एम्प्लॉइज कुछ वर्ड है, कौन सा है? टू एन एग्जिस्टिंग एसेट्स बिकम आउटडेटेड, आउट ऑफ डेट ऑन अकाउंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर टाइप ऑफ एसेट्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा होता है कि भाई जो अपना एसेट्स है ना, वो ना आउट ऑफ डेट हो गया, बेकार हो गया, अब उतना काम का नहीं रहा, मार्केट में इससे बेहतर भी आ चुका है, अब इससे बेहतर भी आ चुका है। वो ऑब्सोलेशंस बताता है, डिप्लेशंस या अमोर्टाइजेशंस, या नन ऑफ द अबव। देखिए, अमोर्टाइजेशन बोलता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, डिप्लेशन कहता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी क्वांटिटी में कमी आती है। ऑब्सोलेशन कहता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से कभी कभी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो वो कौन बता रहा होता है बेटा हमारे को? ऑब्सोलेशन बता रहा होता है। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। यहाँ पे ऑब्सोलेशन के बारे में बोला, ऑब्सोलेशन सर 30 वो सर 12th कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्सोलेशन सर। जी बेटा, ऑब्सोलेशंस अराइजेस फ्रॉम फैक्टर्स लाइक, ऑब्सोलेशंस कब कब हो सकते हैं? तो बेटा टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, उसकी वजह से कोई वैल्यू कमी आ रही है, तो उसको हम लोग ना वन वर्ड में ऑब्सोलेशंस कह देंगे। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड जैसे देखिए आपने देखा होगा जीरोक्स करने की मशीन है, आपने देखा होगा 1 घंटे में एक मशीन जो है ना 60 पेज निकाल रही है बेटा, वहीं पे कोई ऐसी मशीनें भी होंगी जो कि 1 मिनट में 60 पेजेस निकाल देंगी। तो वहां पे आप उसकी आप अंदाजा लगाइए, प्रोडक्शन के हिसाब से भी तो वैल्यू उसकी क्या होगी, कम होती जाएगी ना। जो स्लो चलेगा उसके अलग है वैल्यू, जो फास्ट चल रही है वो मशीन की वैल्यू अलग है। तो टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन के हिसाब से भी कई बार टेक्नोलॉजी डिफाइन करते हैं कि भाई इंप्रूवमेंट आ गई है उसमें। चेंज इन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट्स, चेंज इन मार्केट डिमांड मतलब कि अब ये देखिए कि कोई 3G 2G वाले मोबाइल कहाँ कोई ले रहा है, तो उसकी वजह से भी एसेट्स में डिक्रीज। ये सारे फैक्टर्स को कौन लेके चलता है? ऑब्सोलेशन लेके चलता है। मतलब अगर ऑब्सोलेशन कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला था डेप्रिसिएशन के काउजेस में, पहला डेप्रिसिएशन का काउज आपको बताया था भाई एक्सीडेंट है, टूटने फूटने की वजह से, ठीक है जी, यूज की वजह से, टाइम के गुजर जाने की वजह से, और एक ऑब्सोलेशन बताया। तो ये ऑब्सोलेशन में 4 बातें आ जा रही हैं। मार्केट की डिमांड पे भी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने को भी ऑब्सोलेशन से कह रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन के मेथड को चेंज होने को भी क्या कह रहे हैं बेटा हम लोग? ऑब्सोलेशन से कह रहे हैं जी। बात क्लियर है इतना बेटा? यस सर। ये
चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, तो प्लीज कोशिश करिएगा सब लोग उसमें रहें। मिस कर देंगे तो फिर चैप्टर का स्टार्टिंग आपका मिस हो जाएगा। और प्लस आपके पोर्टल पे आपको एक तो टेस्ट दे दिया गया होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, एक बार चेक कर लीजिएगा। और असाइनमेंट दिया गया होगा आपको डेप्रिसिएशन का ही, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, वो प्लीज करके आप सबमिट करिएगा बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।